हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अभी तक के क्लास का सारा रिवाइज कर लिया होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपकी अब 2 ही क्लासेस पेंडिंग है इस चैप्टर की। फिर हमारा एक चैप्टर डिपॉजिट्स का रह गया और उसके बाद आपका फर्स्ट मॉड्यूल एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आप टेस्ट की प्रिपरेशन साथ साथ तैयार रखना। स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक क्या है हमारा? गवर्नमेंट कंपनीज। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग की क्लासेस में ही बता दिया था, इनफैक्ट आई गेस फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बोला था कि जो भी कंपनी से रिलेटेड, कौन सी कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर होगा उसे हम इकट्ठा करके, पूरे चैप्टर का मैटर इकट्ठा करके एक जगह लास्ट में करेंगे। तो आज हम पहले गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो हम समझ लेंगे। ये हमारा एमसीक्यू पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आप कह सकते हो इसके बीच बीच में से जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिर्फ फैक्ट साइंस के अंदर टेक्निकल फैक्ट्स कह सकते हो आप, एज सच कोई कंसेप्ट इस टॉपिक में नहीं है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में जो भी आप टॉपिक करोगे, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर हो, कैजुअल वैकेंसी हो, आप साथ में रिकॉल जरूर कर लेना कि आपने नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नॉर्मल कंपनी के बारे में जो भी लिखा था, जो भी समझा था, वो एक बार आप गो थ्रू जरूर कर लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। और एक चीज ना पैरेलल माइंड में कहीं ना कहीं चलती रहेगी कि हाँ उसमें ये होता था, गवर्नमेंट कंपनी में ये होता है, तो थोड़ा सा आप साथ में उसको पैरेलल लेते चलना, आपका वो भी साथ के साथ रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर की बात करते हैं। देखो जी, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसकी अपॉइंटमेंट होती है सीएजी की। अब आप माइंड में सोच लेना कि एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो है, नॉर्मल कंपनी, उसके फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, कितने दिन में करते हैं, आपने ये गो थ्रू करते रहना है साइड बाय साइड। अपॉइंटमेंट हो रही है, सीएजी अपॉइंट कर रहा है, विद इन 60 डेज इसकी अपॉइंटमेंट हो रही है। 60 डेज कौन से? रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी से 60 डेज काउंट करने हैं। सीएजी ने अपॉइंट कर देना है फर्स्ट ऑडिटर। इफ सीएजी फेल्स, आपको रिकॉल हो जाएगा, हाँ वहां पे भी ऐसा ही होता था, अगर ये फेल होता है तो ये करेगा, ये फेल होता है तो ये करेगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या है? इफ सीएजी फेल, सीएजी नहीं कर रहा है अपॉइंटमेंट किसी भी रीजन की वजह से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज अपॉइंट कर लेंगे ऑडिटर, ठीक है जी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो जाते हैं तो वो मेंबर्स को इंटीमेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। फिर आपको पता है मेंबर्स क्या करते हैं, भाई अभी तो एजीएम का टाइम ही नहीं है, अभी एजीएम में काफी टाइम पड़ा हुआ है, तो मेंबर्स कॉल करेंगे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। विद इन 60 डेज ईजीएम कॉल करके वो होल्ड करेंगे एक मीटिंग और वहां पे अपॉइंट करेंगे एक ऑडिटर। ये ऑडिटर का टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, ठीक है जी। फर्स्ट ऑडिटर का आप चाहे एक नोटबुक लेके पैरेलल बना लो कि फर्स्ट ऑडिटर के गवर्नमेंट कंपनी में क्या है और एक नॉर्मल कंपनी में क्या है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। 60-30-60, चाहो तो आप लिख लो टॉप पे 60, 30, 60। 60 के नीचे आप लिख लो सीएजी, 30 के नीचे आप लिख लो बोर्ड, और नेक्स्ट जो 60 है उसके नीचे आप लिख लो मेंबर्स। सीएजी नहीं तो बोर्ड करेगा, बोर्ड नहीं तो मेंबर्स करेंगे। 60-30-60। आगे चलते हैं जी, कैजुअल वैकेंसी की बात करते हैं। कैजुअल वैकेंसी आपको याद होगा, नॉर्मल कंपनी के अंदर हमने 2 टाइप्स की थी इसकी ना, 2 कैटेगरीज बना दी थी। पर यहाँ पे चेक करते हैं क्या बात कहता है। कहते हैं कैजुअल वैकेंसी जो है गवर्नमेंट कंपनी में अराइज हुई है, फिल कौन करेगा? भाई जिसने पहली अपॉइंटमेंट जहां से स्टार्ट की थी, सीएजी ही फिल करेगा 30 डेज के अंदर अंदर। क्या वहां पे भी 30 डेज ही था? ध्यान रखते चलना है ना। क्या वहां पे पहले स्टार्टिंग बोर्ड से हो रही है? ये सब बातें साथ के साथ फटाफट से रिकॉल करो। अगर सीएजी फेल कर देता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे अपॉइंटमेंट, कैजुअल वैकेंसी की फिल करेंगे पोजीशन विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। 30, 30 सीएजी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सीएजी नहीं कर रहा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल करेंगे। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड टॉपिक है इसका, सबसीक्वेंट ऑडिटर्स।
सबसीक्वेंट ऑडिटर्स के लिए बहुत सिंपल बात है, सीएजी अपॉइंट करेगा एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। सीएजी अपॉइंट कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल को से स्टार्ट होता है, 180 डेज के विद इन, 1 अप्रैल से लेके 180 डेज के विद इन सीएजी अपॉइंट कर लेगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है जी। होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब यहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट एजीएम का मतलब ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट एजीएम नहीं है। होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम कहना क्या चाह रहा है एक्ट में, कह रहे नेक्स्ट एजीएम, मतलब जो भी आपकी सबसिक्वेंट एजीएम होगी तब तक का वो ऑफिस होल्ड करेगा। यानी कि जो सीएजी है वो हर साल के लिए अपॉइंट कर रहा है ऑडिटर को, है ना, सबसीक्वेंट ऑडिटर को, जो कि हर एजीएम में आप कह सकते हो रिटायर हो जाएगा, या फर्स्ट एजीएम का मतलब है नेक्स्ट सबसीक्वेंट एजीएम। आगे चलते हैं, एक बात और समझते हैं। मैं पहले इधर आ रही हूँ, आप कर्सर देखते रहना साथ साथ। ऑडिटर ने, जिसको भी आपने अपॉइंट किया है, उस ऑडिटर ने अपनी ऑडिट का काम प्रोसीजर्स पूरा कर लिया, पूरा मैनर उसने फॉलो कर लिया। जब उसका ऑडिट खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसने क्या करना है, सीएजी को सबमिट करनी है रिपोर्ट। ठीक हो गया। ऑडिट की रिपोर्ट सीएजी को जा रही है। आप देखोगे नॉर्मल कंपनी में किसको जाती थी, वो आपने रिकॉल कर लेना है। भाई इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होगा ये बहुत ध्यान से समझना है आपने। डायरेक्शंस होंगी इफ एनी इशूड बाय द सीएजी। इसका क्या मतलब बनता है, भाई बहुत सिंपल सी बात है, सीएजी ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो हो सकता है उसने कुछ मैनर अलग से प्रोवाइड किया हो ऑडिट करने का, कोई डायरेक्शंस दी हो। डायरेक्शंस कैसी हो सकती हैं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया को उसने ज्यादा स्ट्रेस करने के लिए कहा हो। ठीक है जी। कम का तो देखो नहीं कहेगा, सीएजी अवॉइड करेगा ऐसी चीजें, बट हो सकता है कि उसने किसी एरिया को फोकस करने को कहा हो। जैसे हो सकता है कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज है, ऐसा फोकस करो कि देखो इसको थोड़ा अच्छे से चेक करना ऑडिटर। तो ये हो सकता है कि डायरेक्शंस सीएजी ने ऑडिटर को दी है, तो ऑडिट रिपोर्ट में ये डायरेक्शंस भी लिखी जाएंगी। कोई एक्शन लिया गया है उनके ऊपर तो वो भी लिखा जाएगा उस रिपोर्ट के अंदर। उसका कोई इम्पैक्ट हुआ है अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उसके ऊपर तो ये चीजें सारी की सारी लिखी जाएंगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझना है आपने। कोई डायरेक्शन सीएजी ने दी है, एक्शन लिया उस तरीके से, हमने सैलरीज को चेक करने के लिए कोई अलग से स्टेप लिया है, वो हमने कौन सा स्टेप लिया है, किस तरीके से हमने चेक किया है, वो बात ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा। उसका इम्पैक्ट अगर कोई हुआ है अकाउंट्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उस डायरेक्शन का, तो वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, DAI। ठीक है, डायरेक्शंस, एक्शन, उसका इम्पैक्ट। CAG has a right to conduct a supplementary audit of financial statement of the company। भाई ये क्या बात बनी, अभी खुद ही तो ऑडिट की बात कर रहा था, सीएजी ने खुद ही ऑडिटर को अपॉइंट किया है और अब उसे एक और राइट मिल रहा है। बिल्कुल, उसे एक राइट और मिल रहा है। वो क्या राइट है, सप्लीमेंट्री, है ना। सप्लीमेंट्री का आपको सबको मीनिंग पता है, एडिशनल, एक और ऑडिट करने की बात हो रही है। तो भाई ऐसा क्या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होगा, भाई देखो एडिशनल चीज तो जनरली क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही आती है। मतलब कहीं ना कहीं सीएजी को कुछ सेटिस्फैक्टरी लेवल कम लग रहा है ना, तो उसको लग रहा है कि एक ऑडिट और होना चाहिए, एक एडिशनल ऑडिट, एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने का राइट किसके पास है, वो राइट सीएजी के पास है। He has a right to comment or supplement the report। मतलब शेयर होल्डर्स तो कोई कॉमन पर्सन भी हो सकता है इसके अंदर, है ना, तो वो क्या, गवर्नमेंट का भी स्टेक हो सकता है इसके अंदर। तो क्या कहता है, और लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि सीएजी तुम्हारा एक राइट है कि तुम्हें जो भी बात बोलनी है, जो भी बात तुमने ऑब्जर्व किया उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, उसके बारे में तुम कमेंट कर सकते हो।
ठीक है ना। उसके कुछ भी जो भी तुम्हें ऑब्जर्वेशन बनती है तुम उसको कमेंट करो, सप्लीमेंट करो। अपनी रिपोर्ट अलग से बनाना चाहते हो तुम एक रिपोर्ट की फॉर्म में लिखो, या फिर एक नॉर्मली तुम कमेंट की फॉर्म में देना चाहते हो तो कमेंट की फॉर्म में भी तुम दे सकते हो। एक बात आपके माइंड में आ सकती है, भाई ये जो भी बातें हमने पढ़ी हैं, क्या ये सारी बातें अभी जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक की पढ़ी हैं, ये सारी बातें गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर अप्लाई होती हैं? बिल्कुल होती हैं। गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर सारी बातें अप्लाई की जाती हैं। फिर एक और बात माइंड में आ सकती है, भाई ये ऊपर क्या बात लिखी हुई है। देखो जी, ध्यान से समझना है बात को। जो बातें स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने की हैं, ये अप्लाई होती हैं गवर्नमेंट कंपनी पे। प्लस मैं जो वर्ड बोलने जा रही हूँ वो मैं आप कह सकते हो अनऑफिशियल वर्ड मैं बोल रही हूँ कुछ हद तक, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज। डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज का जो कंसेप्ट है या जो टेक्निकल वर्ड है वो आप कह सकते हो पुराने एक्ट में था। जो 1956 का एक्ट था उसमें लिखते थे डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज। बट नए एक्ट में एक तरीके से ऐसा वर्ड जनरली यूज नहीं किया गया है। पर हुआ क्या, वर्डिंग क्या लिखी लॉ मेकर ने, चेक करना। एनी अदर कंपनी जो कि ओन्ड है, कंट्रोल्ड है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, एक या एक से ज्यादा, जैसे हिमाचल प्लस पंजाब, ठीक है, या सिर्फ एक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट है ना, पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। यानी कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करके बात मुद्दे की यही है कि गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंट्रल है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी कैसे, मतलब गवर्नमेंट जो है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो ओन या कंट्रोल कर रही है इस पर्टिकुलर कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड को आप कहोगे तो क्या हम इसे गवर्नमेंट कंपनी बोल दे, भाई नहीं, इसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी वर्ड नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है, कंट्रोल्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड वर्ड का मीनिंग वही है जो आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 कंपनीज एक्ट का बताता है। यानी वो गवर्नमेंट कंपनी की अलग डेफिनेशन देता है, बट कंट्रोल की अलग डेफिनेशन देता है, और डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहीं नहीं देता है। पर ये कह सकते हो आप कि यहाँ पे वो इनडायरेक्टली आपको यही बात कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है, यानी 51% का स्टेक गवर्नमेंट का नहीं है, पर उसका मेजोरिटी जो है, जैसे हो सकता है एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसके मेजोरिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, भाई उन्हें पंजाब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो उसकी जो मेजर पॉलिसीज हैं, हो सकता है कोई भी तरीके की पॉलिसीज हैं, जैसे कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, फाइनेंस पॉलिसीज हैं, वो कौन कर रहा है, वो कोई गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ये पूरी लैंग्वेज यूज करनी है आपने, आप भी यही लैंग्वेज यूज करोगे। इसके एक्सक्यूज मी अलावा कोई शॉर्ट वर्ड आप नहीं लिखोगे इस पूरी लैंग्वेज के लिए। पर्पस क्या है इस पूरी लैंग्वेज का, जो बातें अभी तक गवर्नमेंट कंपनी के लिए अप्लाई हुई हैं वो सारी बातें, फर्स्ट ऑडिटर से लेके कैजुअल वैकेंसी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है, ये सारी की सारी बातें, या ये सबमिट करना रिपोर्ट, ये सब बातें गवर्नमेंट कंपनी प्लस एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट्स, उनके लिए अप्लाई भी हो रही है। ठीक है जी, एक बात समझना, यहाँ पे है ना, फॉर गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे लिखा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो अपने आप से। आप ये यहाँ पे चेक कर लेना है ना एक बार, गवर्नमेंट कंपनी के साथ अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या ऑब्लिक डाल के कुछ भी आप एस्ट्रिक बना दो कि ये पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा दो कंपनीज के ऊपर अप्लाई है। मैं रिपीट कर रही हूँ, गवर्नमेंट कंपनी प्लस एनी कंपनी जिसको ओन डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट्स कर रही हैं। यही तक की गवर्नमेंट कंपनी की मेन बातें थी आपके पास। नेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंट टॉपिक है ब्रांच ऑफिस। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक लाइन रूल ऑफ कर दी है, तो आपने थोड़ा इंडिपेंडेंट लेके चलना है। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए नहीं, एक नॉर्मल कंपनी के लिए अप्लाई होता है।
एक ऐसी कंपनी जिसका ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, तो उस ब्रांच ऑफिस का ऑडिट कौन करेगा? भाई उस ब्रांच ऑफिस का ऑडिट करेगा कंपनी का ही ऑडिटर कर ले, कोई इशू की बात नहीं है। कोई और ऑडिटर कर ले, कोई इशू की बात नहीं है। कोई और ऑडिटर का मतलब क्या है? भाई जो 139 के हिसाब से क्वालिफाइड ऑडिटर है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, वो पर्सन भी यहाँ पे ऑडिट कर सकता है ब्रांच ऑफिस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंपनी का ब्रांच ऑफिस है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया में कोई भी कंट्री के अंदर है, तो उसका ऑडिट कौन करेगा? कंपनी का ऑडिटर कर ले, कोई इश्यू नहीं है। कोई और ऑडिटर कर ले, अकाउंटेंट का मतलब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, कोई और ऑडिटर कर ले इंडिया का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर एनी अदर पर्सन या क्वालिफाइड पर्सन एज पर लॉज ऑफ दैट फॉरेन कंट्री है, वो थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया, आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है फॉरेन कंट्री। ठीक है जी, मतलब भाई जर्मनी में ब्रांच ऑफिस है, तो जर्मनी के जो लॉज हैं ऑडिटर को लेके, उसके हिसाब से जो भी पर्सन क्वालिफाइड पर्सन है वो अपॉइंट करे, उसके अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट की जाएगी, है ना। यूएसए में सीपीए है अगर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपॉइंटमेंट कर लो, कोई इश्यू नहीं है। चाहे आप इंडिया का ऑडिटर अपॉइंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिपेंडेंट सा टॉपिक कह सकते हो, नॉर्मल, एक बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, एक छोटा सा बीच का टॉपिक है। अब इसके अलावा आपकी राइट्स ड्यूटीज रह गए हैं, ठीक है जी।